तो ये बजट जो है अब पेश हो चुका है और ऐसे ही वाकई जो तमाम उम्मीदें थी वो इस बजट से पूरी होती नजर आ रही हैं। हर वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, सबका ख्याल रखा गया और मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया, क्योंकि अभी अभी जो उन्होंने बजट भाषण खत्म होने से पहले टैक्स स्लैब की घोषणा की, उसमें 0 से लेके 4 लाख तक, जी हाँ 0 से लेके 4 लाख तक ये जो बजट है, बजट में आयकर दाताओं के लिए एक बड़ी छूट इसका ऐलान किया गया। जी हाँ, जिस बात का हम अभी जिक्र कर रहे थे, इस बजट में जो मिडिल क्लास है, जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए बड़ी छूट। 4 से 8 लाख तक की आमदनी पर 5% टैक्स और 0 से लेकर 4 लाख रुपए तक पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं, 0% टैक्स। और उसके बाद से आप देखिए 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 लाख से 12 लाख पर 10% का टैक्स, 12 लाख से 16 लाख पर 15% का टैक्स, 16 लाख से 20 लाख पर 20% का टैक्स और 20 लाख से 24 लाख की आमदनी पर 25% का टैक्स और 24 लाख से अधिक की आमदनी पर 30% का टैक्स। तो जो सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास को, जिनकी आमदनी 4 लाख रुपए तक, 4 लाख रुपए की तक पर 0 टैक्स रहेगा और 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक पर आपको 5% का टैक्स दिया जाएगा। तो मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स के बोझ की। बिल्कुल, जो टैक्स पेयर्स है इस तरह की उम्मीद वो कर रहे थे और वही एक बड़ा लाभ यहाँ पर दिख रहा है। देखिए किस तरीके से 4 से 8 लाख की जो आमदनी है उस पर 5% का टैक्स होगा। जो नई स्लैब अब सामने आ रही है 8 से 12 लाख की अगर बात की जाए, अगर इतनी आए हैं तो उस पर 10% आपका टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ 12 से 16 लाख की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पर 15% और साथ ही साथ अगर बात की जाए 16 से 20 लाख तक की आय पर ये जो टैक्स है वो 20% लगाया जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं 20 से 24% की जब हम बात कर रहे हैं तो उस पर 25% और 24 लाख से अधिक पर 30% जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। तो ये बड़ी राहत कहीं ना कहीं जब मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं और खासतौर से अब 4 साल तक रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा, ये ऐलान किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। खासतौर से बुजुर्गों के लिए जो टीडीएस की सीमा है वो भी दोगुनी की गई है, बुजुर्गों को यहाँ राहत दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक सहित कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी जो है उसको घटा दिया गया है। ये बड़ी ब्रेकिंग बजट की इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बीमा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एफडीआई की सीमा को 100% यहाँ पर कर दिया गया है, पहले 74% ये थी। और खासतौर से गंभीर बीमारियों की जो दवाएं हैं उसमें 36 दवाएं ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। जी हाँ, इस वक्त की तमाम जो बड़ी खबरें हैं बजट की वो बता रहे हैं आपको। कस्टम में 7 टैरिफ रेट जो हैं वो हटाए जाएंगे। साथ ही साथ और जो बदलाव हुए हैं, खासतौर से किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। हर एक क्षेत्र को देखिए किस तरीके का फायदा जो है इस बजट से मिलने जा रहा है। किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना की बात कही गई है, जिसके तहत करीब जो 100 जिले हैं उनको शामिल किया जाएगा। बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और किस तरीके से जो कृषि है वो कहीं ना कहीं मजबूती देगी अर्थव्यवस्था को। राज्य को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें इस बजट की। एमएसएमई सेक्टर की बात की जाए तो क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाकर अब 10 करोड़ रुपए किया गया है। ये तमाम बड़ी बातें। अगले 3 साल की अगर बात की जाए तो सभी जिलों में कैंसर सेंटर जो हैं वो बनाए जाएंगे अगले 3 साल में। साथ ही साथ डे कैंसर की बात कही गई। मेडिकल कॉलेजेस में करीब 10,000 सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। किस तरीके से विस्तार किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए और खासतौर से शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई जो हैं वो बनाए जाएंगे। करीब 500 करोड़ का जो प्रावधान है वो इसके लिए 20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी का मिशन बनेगा। 2047 तक 100 गीगावाट नव की ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। जी अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं उसके लिए बाकायदा ये मिशन और खासतौर से मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वो बनाया जाएगा। हर एक मोर्चे पर किस तरीके से जो मजबूती है वो मिलती हुई नजर आएगी। मध्यम वर्ग के लिए 40,000 अधूरे घर जो हैं वो भी बनाए जाएंगे। तो हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक वर्ग के लिए यहाँ पर इस बजट में काफ़ी कुछ। अनुलिपि संरक्षण के लिए ज्ञानभट्टनम मिशन जो है उसकी घोषणा यहाँ की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए भारत ट्रेड नेट भी बनेगा। डीपीआई जो है वो और देखिए किस तरीके से अब मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और मेडिकल टूरिज्म के लिए भी वीज़ा नियमों में छूट का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, उसके तहत भी छूट मिलेगी और इसके जरिए जो बढ़ावा है वो दिया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो मुहैया कराई जाएगी। किस तरीके से विकसित भारत की तरफ एक मजबूत कदम, खिलौनों का ग्लोबल हब बनने का जो लक्ष्य रखा गया है, यानी जब हम टॉयज़ की बात करें उसके लिए कैसे भारत जो है एक ग्लोबल हब के रूप में बेहतर तरीके से उभरेगा। स्टार्टअप को 2030 तक छूट जो है उन पर बरकरार रहेगी। ये तमाम
ऐसे फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं मजबूती देते नजर आएंगे। प्रोबेशनल असेसमेंट की सीमा अब अधिकतम 3 साल की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो भगवान बुद्ध से जुड़े जो आध्यात्मिक स्थल हैं वो उनका और विकास होगा, वो और विकसित होंगे। तो किस तरीके से धार्मिक पर्यटन की जब हम बात कर रहे हैं, नई उड़ान योजना में 4 करोड़ मुसाफिर जो हैं उनका लक्ष्य रखा गया है, किस तरीके से लाभान्वित उनको किया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी बातें इस बजट 2025 की, क्या कुछ खास रहा है इस बजट में, लगातार आपको हम बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जब टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो बड़ी उम्मीद थी वो लगभग पूरी होती हुई। 4 से 8 लाख की आमदनी पर आपको जैसा हमने बताया कि किस तरीके से 5% टैक्स, 8 से 12 लाख की जो आय है उस पर 10% टैक्स, और साथ ही साथ जब 12 से 16 तक की जो आय है उस पर 15%, जबकि 16 से 20 पर ये हो जाएगा 20%। और वहीं जब हम बात कर रहे हैं इससे अधिक की, यानी 20 से 24 लाख की अगर आपकी आय है तो उस पर करीब 25% अब आपको टैक्स देना होगा। इससे देखिए कितनी बचत होगी। और 24 लाख से ऊपर है तो करीब 30% टैक्स राहत जो है एक वो बड़ी दी गई है। और इसके जरिए जो बचत है वो लगातार की आपको मिल सकेगी। और अगले सप्ताह जो नया टैक्स विधेयक है वो भी आएगा। जी हाँ, इनकम टैक्स बिल का उन्होंने जिक्र किया है, इस पर और जानकारी आपको हम देंगे। और अब अगले 4 साल जो उनमें रिटर्न आप दाखिल कर सकते हैं। ये तमाम बड़ी बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही हैं। वरिष्ठ नागरिकों की बात की जाए, बुजुर्गों के लिए जो TDS की सीमा है उसको दोगुना कर दिया गया है। किस तरीके से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। और जो आइटम सस्ते हुए हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सहित कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। तो TV LED की बात की जाए या EV कार की हम बात करें, इस पर इसका सीधा असर आएगा। बीमा क्षेत्र, वहाँ पर FDI की सीमा अब 100% कर दी गई है। और साथ खासतौर से जब हम बता रहे हैं आपको जो गंभीर बीमारियों के लिए 36 दवाएं वो भी ड्यूटी फ्री की गई हैं, जिसमें कैंसर की जो दवाएं हैं वो भी शामिल हैं। साथ ही साथ कस्टम में 7 टैरिफ रेट हटाए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है उसको बढ़ाया गया है। हर एक क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ जो योजनाएं हैं, जो पिटारा है वित्त मंत्री का, उससे यहाँ पर हमने देखा है क्या कुछ निकल कर आया है हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक राज्यों के लिए। और लगातार आपको हम बता रहे थे कैसे जो अलग अलग राज्य हैं उनके लिए भी प्रावधान रखा गया है। और यहाँ भी हमने देखा है राज्यों को 1.5 लाख करोड़ तक का जो ब्याज मुक्त ऋण है वो मुहैया कराया जाएगा, जिससे विकास को गति दी जा सके। और साथ ही साथ तमाम जो राज्य हैं वो विकसित हों। MSME जो क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाकर 10 करोड़ हुआ है। और इसके अलावा भी अगले 3 साल में सभी जिलों में कैंसर सेंटर जो हैं वो बनाए जाएंगे। पिछली बार भी हमने देखा था, स्वास्थ्य क्षेत्र पर एक नज़र थी, इस बार भी। और मेडिकल कॉलेजेस में अब 10,000 जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाएंगी। IITs का विस्तार करने की बात भी वित्त मंत्री ने अब अपने इस भाषण में कही है। शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी AI जो हैं वो बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए 20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है वो बनाया जाएगा। यानी किस तरीके से जो देश है और मजबूत होता हुआ यहाँ पर हमें नजर आएगा। 2047 तक 100 गीगावाट नाप की ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वो भी बनाया जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कही। और साथ ही साथ मध्यम वर्ग के लिए 40,000 अधूरे घर जो हैं वो बनाए जाएंगे। तमाम जो बड़ी बातें रही हैं इस बजट की वो लगातार आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। भारत में जो बैटरी उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और कोशिश यही कि जब हम कर व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो सरल तरीके से हर किसी के समझ में वो आ सके, पारदर्शी उसको रखा जाए। और मेडिकल टूरिज्म के लिए जो वीज़ा नियम है उसमें छूट दी जाएगी। कैसे इसको, इस क्षेत्र को देखिए बढ़ावा दिया जा रहा है। खासतौर से सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो रहेगी। और अब और जो जानकारी है वो आपको बेहतर ढंग से हम बताएंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी जो हैं अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय, क्या और कुछ खास इस बार के बजट? नमस्कार मुकुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वक्त आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी कवरेज आम बजट 2025-26 जो कि संसद में रखा जा चुका है। और ये NDA 3.0 का पहला पूर्ण बजट है। इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पहले तो वो सबसे पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 8 बार बजट को संसद में पेश किया है जी। और आपको बताएं कि इस विश्व रिकॉर्ड के साथ ही, इस अच्छी खबर के साथ ही, अगले साल देश के विकास पर 50,65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो विकास की जो यात्रा है, विकास की जो पाइपलाइन है, उसमें कितना खर्च, जिस तरह से हम अपने घर का बजट बनाते हैं, वित्त मंत्री जी ने इस देश का बजट बनाया है। और ये ऐलान कर दिया है, संसद के पटल पर इस बात को रख दिया है कि अगले साल देश की विकास यात्रा पर सरकार, केंद्र सरकार
50,65,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा तोहफा दिया गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार हम पिछले बजट में देखा हमने कि नए डायरेक्ट टैक्स कोड की बात चल रही है, जिस पर लगातार हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे और क्या कुछ काम वहां पर हुआ है। लेकिन मध्यम वर्ग जो लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बजट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो वो है नई कर व्यवस्था। बहुत ही सरल है और क्या कुछ इसका फायदा होगा आम आदमी को। हमारे साथ बहुत ही बड़े टैक्स एक्सपर्ट देश के इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी बात, वित्तीय अनुशासन पर लगातार 2020 के बाद यानी कोरोना महामारी के बाद जो फोकस दिखा है, उसमें लगातार जो वित्तीय अनुशासन की वजह से वित्तीय घाटे में गिरावट दिखी है, उसका एक स्पष्ट संदेश है कि भारत वित्तीय निश्चितता को लेकर के, वित्तीय अनुशासन को लेकर के पूरी तरह से सजग है और 4.4% ऑफ फिस्कल डेफिसिट का जो लक्ष्य रखा गया है वो बिल्कुल सही दिशा में। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस विशेष चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे साथ है श्री सचिन चतुर्वेदी जी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं RIS फॉर डेवलपिंग नेशन। सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आप हमेशा की तरह पोस्ट बजट एनालिसिस में आए। देश के शायद सबसे बड़े टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन साहब बिल्कुल हमारे साथ बैठे हुए हैं। वेद जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रोफेसर अनिल कुमार, कौन नहीं जानता है, इस वक्त दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं और अर्थशास्त्र को इतनी सरल भाषा में पहुंचाने के लिए हम सभी तक बहुत ही सरल भाषा में सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि आम जनता इनके साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बजट की सिफारिशें और उसके क्या है मायने हराम खास के आपको बताएंगे। किस तरीके से आप देखते हैं विकसित भारत के आर्थिक विजन की हम बात कर रहे थे, उसकी झलक इस बजट में भी नजर आ रही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुकुल जी। अगर हम देखें 3 बातें बिल्कुल साफ तौर पे वित्त मंत्री जी ने कही हैं। सबसे पहला, कृषि के क्षेत्र में जो हमने देखा कल इकोनॉमिक सर्वे में, कृषि ने एक बड़ा आधार हमारे आर्थिक विकास को दिया है। आज वित्त मंत्री ने भरपूर कृषि क्षेत्र को जो बजट के माध्यम से संदेश दिया जाना चाहिए था वो आज दिया है जी। दूसरा, आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हो, बड़े इंटरप्राइजेज हो, सभी को एक बड़ा इंसेंटिव फ्रेमवर्क आज दिया गया है। तीसरा, जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, जहां हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, टैरिफ ड्यूटीज़ हैं, FDI है, तीनों के लिए कई मेजर प्रयास किए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो 2047 का भारत हम देख रहे हैं उसकी तरफ आज बहुत तेजी से कदम बढ़ाए गए हैं। चलिए सर, अब मुकुल, हमें लगता है कि आज की सबसे जो बड़ी हाईलाइट है उसको हम लेकर चलते हैं टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन साहब के पास में। सर, सबसे पहले तो यही कि ये कैसी व्यवस्था है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? 4 लाख तक छूट है, 12 लाख तक छूट है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। बचत कितनी होगी? बिल्कुल देखिए, ये तो इस बजट की सबसे बड़ी अगर घोषणा इस बजट की है तो ये है। देखिए, और पिछले 1 महीने से जब से बजट की चर्चा शुरू हुई तो सभी का फोकस था कि आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने भी आज सुबह जब कहा था कि आम आदमी को निगाह में रखना है, और मैं आम आदमी की भाषा ये समझता हूँ वो निम्न वर्ग में भी नहीं है जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, और वो उच्च वर्ग में भी नहीं है। और वो बाय एंड लार्ज वही है जो टैक्स पे करता है, वो अपनी इनकम पे भी टैक्स पे करता है। लगभग मैं मानता हूँ जिसकी आमदनी 4 या 5 लाख रुपए सालाना से 20 लाख या 25 लाख रुपए हैं, वो एक आम आदमी की आदमी है। तो वो जब अपनी साधारण, चाहे वो सैलरी वाला है, चाहे वो MSME स्मॉल सेक्टर वाला है, अगर उसकी इनकम 15-20 लाख रुपए है तो वो इनकम पे टैक्स देता है। फिर जिस इनकम कमा के टैक्स बचता है उससे जो शॉपिंग करता है बाजार में खाने की और चीज़ें खरीदता है तो फिर GST देता है। तो उसको राहत देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और जितनी लोगों ने डिमांड की थी, चाहे वो किसी CIA ने, चैम्बर ने की, आम आदमी ने सोची या जिसने इंडिविजुअल भी सोची, वित्त मंत्री जी ने उसके ऊपर जाके क्योंकि मुझे, जैसे मैंने भी जितने प्रोग्राम प्री बजट के किए तो मैं कह रहा था कि दिल तो मांगता है 10 लाख, 8-9 मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन वित्त मंत्री जी ने कहा नहीं, आप 8-9-10 आप 12 लीजिए। उम्मीद से तो उन्होंने सीधे 2 छक्के लगाए इकट्ठे एकदम, और उन्होंने कहा कि दोनों कंसेक्यूटिव में 12 लाख का ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, मैं कहूँगा इंडियन डायरेक्ट टैक्सेस का। और उन्होंने यही नहीं किया, उन्होंने मिडिल क्लास को पूरे को ध्यान में रखते हुए सभी टैक्स पेयर को छूट दी है। वैसे तो कि उन्होंने टैक्स स्लैब को जिस ढंग से रीस्ट्रक्चर किया, क्योंकि मैं भी ये कहता था कि हमारा 30% का स्लैब बहुत जल्दी पहुंच जाता है, तो उन्होंने हर 4 लाख के स्लैब को 5% से बढ़ा के 24 लाख के ऊपर लाख लेके वहां जाके उन्होंने 30% का बढ़ाया है, और सभी को एक बहुत भारी छूट मिली है। अब देखिए, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपके मन में ये विचार होगा कि जब 4 से 8 पे 5% लगता है, 8 से 10 पे 10 लगता है, तो
12 लाख पे टैक्स क्यों नहीं लगेगा? वो इसलिए कि जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है उसको एक 60,000 रुपए का रिबेट मिलेगा। जो अब तक 25,000 का था उस रिबेट को 60,000 रुपए कर दिया गया है। तो अगर आपकी 12 लाख रुपए तक की छूट है, इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ही 75,000 रुपए की, तो अगर कोई सैलरी क्लास है तो 12,75,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 12 लाख से इनकम बढ़ जाती है तो ये रिबेट 60,000 वाला नहीं मिलता है। विद ए सनसेट क्लास जिसे हम वो कहते हैं, मार्जिनल रिलीफ कहते हैं, तो आपको टैक्स उतना ही देना पड़ेगा जितनी इनकम है। तो 12 लाख से नीचे वाले को नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड मिलेगा सभी को, सैलरीड नॉन सैलरीड कोई भी। और वित्त मंत्री जी ने एक अपनी एग्जांपल भी दी कि किनको कितना फायदा होगा जिसकी इनकम आएगी, जिसकी 18 लाख रुपए तक की इनकम है उसको 70,000 रुपए तक का टैक्स का छूट मिल जाएगा। जिसकी 25 लाख रुपए तक की इनकम है उसको 1,10,000 रुपए का छूट मिलेगा। और सरकार को टोटल टैक्स की कलेक्शन में इस चेंज से 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का राजस्व का कमी आएगी। वो अच्छा, मैं ये मानता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आनी चाहिए थी वैसे तो अदरवाइज, लेकिन उससे ज्यादा मिली है। इससे क्या है कि टैक्स पेयर के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जो मिडिल क्लास है जितना पैसा कमाता है बाय एंड लार्ज खर्चा करता है, और वो अपनी डे टू डे चीजों के लिए खर्चा करता है तो बाजार में पैसे आएगा, परचेज आएगी, डिमांड आएगी, इकोनॉमी को, प्रोडक्शन को बेनिफिट मिलेगा और ऑब्वियस इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कैसे एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, और यही जो बचत है इसकी उम्मीद की जा रही थी वही बचत जो है अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। अनिल जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, सबका साथ सबका विकास लगातार जो कहा जा रहा है आज तो दिख भी रहा है वो, और हर कोई शायद इस बजट से काफी खुश होगा। बिल्कुल, ये मैं कहूँगा इनोवेटिव बजट, नई सोच का बजट, आधुनिक भारत का बजट है, जिसमें तकनीकी को भारत के विकास में कैसे समावेश करना है, इस बजट में पूरे बजट स्पीच में वो साफ तौर पर झलकता है। दूसरी बात मैं कहूँगा, माननीय वित्त मंत्री जी ने शुरू में जिक्र किया और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जिक्र करते रहे हैं 4 वर्गों का, गरीब, अन्नदाता, यूथ और नारी। लेकिन इस बजट में हमारी वित्त मंत्री ने 2 वर्ग और जोड़ दिए हैं, और वो 2 वर्ग है, एक मिडिल क्लास और दूसरा व्यापारी क्लास। व्यापारियों को इतनी रियायतें दी गई हैं कि मेरे को लगता है कि आज उनके घर में दिवाली होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंस का बर्डन जब तक कम नहीं होगा, व्यापारी वर्ग हमारा खुश नहीं रह सकता और व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं मिल सकता। इसलिए मैं कहूँगा ये विकास की ओर ले जाने वाला जो बजट दिया है, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो एक लक्ष्य दिया है 2047 का, मेरे को लगता है उस दिशा में ये एक कारगर कदम सिद्ध होगा। जी चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बजट की बारीकियों को अब थोड़ा सा और आप तक समझाने का प्रयास करते हैं। सचिन सर, ये वित्तीय घाटा, उसकी कहानी क्या है? कोरोना के बाद में हमने देखा लगातार उसमें गिरावट आ रही है। 4.4% का जो अगले साल का लक्ष्य रखा गया है, क्या संदेश है निवेशकों के लिए देश के भीतर और देश के बाहर? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है फिस्कल डेफिसिट? देखिए, अगर आप 2 या 3 मुद्दों में अजय जी इसको समझने का प्रयास करें। जैसा हम लोगों ने पिछले 3 बजट से लगातार वित्त मंत्री ने, जब से हम कोरोना की मार से बाहर निकल कर के आए तब से लगातार ये कहा गया कि हम किसी भी हालत में, जैसा आपने शुरू में कहा, कि वित्तीय अनुशासन को छोड़ेंगे नहीं जी। और ये वित्तीय अनुशासन लगातार सरकार की प्राथमिकता के रूप में निकल करके आया है। अब यदि हम देखें कि हमें उन तमाम वर्गों को जिनकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे, उनको एक तरह से फ़ायदा भी देना है, उनको अपने साथ भी लेना है, उनको इंसेंटिवाइज भी करना है और सभी को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो ये सिचुएशन में जो सरकार का जो वित्तीय संसाधन हैं उनकी उपलब्धता भी रहे और साथ में हम फिस्कल प्रूडेंस भी करें। तो इसमें आपने देखा होगा कि सरकारी खर्चा कम करना, सरकारी जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको इम्प्रूव करना, उसमें एफिशिएंसी लेकर के आना, तो ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस संबंध में प्रयास हुए हैं। जब हमने वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है और 4.5 का जो वित्त मंत्री का स्टेटेड गोल था कि हम 26-27 में इसको 4.5% लेके आ जाएंगे, हम उस दिशा में अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप जो देखेंगे प्राथमिकताएं, उनसे कैसे हमने संसाधनों का और ज़्यादा विकास किया है, संसाधनों का कैसा सदुपयोग किया है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये दोनों बातों को सामने रखते हुए आज के बजट में जिस वित्तीय घाटे की वित्त मंत्री ने चर्चा करी,
मैं समझता हूं कि जो फिस्कल प्रूडेंस की हम बार बार बात कर रहे हैं, राज्यों को भी कहा जा रहा है। कल के इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप देखें अजय जी, तो डिटेल में ये बताया गया है कि कैसे हम उन क्षेत्रों में जहां बुनियादी आवश्यकताएं, जहां हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं, उनको पूरा करते हुए हम अपने वित्तीय घाटे को कम से कम लेकर के आ रहे हैं। सर, मुझे लगता है दिवाली का मौसम तो नहीं है, लेकिन होली तो मननी शुरू हो गई है और होली का मौसम जल्दी ही आने वाला है। क्यों मनी है होली? कैपेक्स क्या होता है? बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ेगा तो होगा क्या? इन तमाम बात